गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे 7 चैप्टर परमाणु सिद्धांत, तत्व का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म। इससे पहले अपन ने 4th चैप्टर तक पढ़ लिए थे, एक 5वां चैप्टर और 6ठा चैप्टर। ये दोनों चैप्टर अपन 7वें चैप्टर करने के बाद में करेंगे, क्योंकि अगर ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो वो दोनों भी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म। अब इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे परमाणु सिद्धांत, यानी परमाणु के बारे में, परमाणु क्या होता है, किस किस ने उसके बारे में समझाया, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, बहुत सारे जो तत्व खोजे गए थे उनका अध्ययन करने के लिए उनको एक सारणी में व्यवस्थित किया गया था, तो वो आवर्त सारणी हम पढ़ेंगे, उसका वर्गीकरण पढ़ेंगे, उनके गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले परमाणु सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो एटॉमिक थ्योरी क्या होती है, परमाणु क्या होता है। परमाणु को अगर हम तोड़ते हैं तो परम प्लस अणु, परम प्लस अणु, यानी किसी भी पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग, यानी अगर हम उसको तोड़ते जाएं, कोई पदार्थ है, हम उसको तोड़ते जाए और लास्ट में जो अपने को एक ऐसा कण प्राप्त होगा जिसको हम आगे तोड़ नहीं सकते, आगे और विभाजित नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो देखो, परमाणु का सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों को क्या कहते हैं, यानी पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों को हम क्या बोलते हैं, परमाणु कहते हैं। दूसरी बात, सबसे पहले कौन आए, भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद। भारत के कोई दार्शनिक महर्षि कणाद थे, उन्होंने बताया कि जो पदार्थ है वो छोटे छोटे टुकड़ों में लगातार विभाजित करते हैं हम, तो अंत में सूक्ष्मतम कण परमाणु प्राप्त होता है, और परमाणु को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। उसी टाइम पे एक भारतीय दार्शनिक और थे, पकुदा काव्याम, उन्होंने कहा कि जो अविभाज्य कण है उनके संयुक्त होने से क्या बनता है, पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, उसी टाइम पर एक ग्रीक दार्शनिक थे, डेमोक्रिटस तथा ल्यूसिपस, उन्होंने क्या कहा, जो कण बताए थे पकुदा काव्याम ने या फिर महर्षि कणाद ने, उन्होंने कहा कि एक सूक्ष्मतम कण होता है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, उसको हम परमाणु कहते हैं। और जो ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, उन्होंने उस कण को क्या कहा, एटम कहा, उस कण को क्या कहा, एटम कहा। अब एटम है वो ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से लिया गया है, जो एटम्स नाम दिया था उन्होंने परमाणु को, वो ग्रीक भाषा के शब्द एटोमियो से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, न काटे जाने वाला या अविभाज्य होता है, जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी ऐसा कण जिसको हम आगे और विभाजित या और तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो वो क्या है, परमाणु। तो परमाणु समझ में आया कि वो कण, यानी वो पदार्थ, अगर किसी को कोई ऐसा पदार्थ जिसको हम विभाजित करें यानी तोड़े, और लास्ट में अपने को एक ऐसा कण प्राप्त होता है उस पदार्थ का जिसको हम आगे और तोड़ नहीं सकते, उसको हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो भी थे, महर्षि कणाद थे या पकुदा काव्याम थे, उन्होंने कोई प्रायोगिक नहीं किया था, कोई प्रयोग नहीं किया था, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं दिया था। ठीक है, सिर्फ उन्होंने ऐसा ऐसा सोचा कि ऐसा ऐसा होता है और ऐसे ऐसे कोई कण होता है जिसको आगे विभाजित नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले प्रायोगिक तौर पे जिसने समझाया उनका नाम है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। क्या नाम था, डाल्टन। उन्होंने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत हम देखते हैं, एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। उन्होंने क्या किया, सन 1808 में जॉन डाल्टन ने रासायनिक संयोग, द्रव्यमान संरक्षण तथा निश्चित अनुपात नियमों के आधार पर बताया कि प्रत्येक पदार्थ है वो छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने प्रयोग करने के बाद में कहा कि पदार्थ है वो छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, यानी पदार्थ, कोई भी पदार्थ है वो ऐसे कणों से मिलकर बना होता है जो अविभाज्य होते हैं, यानी उनको तोड़ नहीं सकते, जिन्हें हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो ये तो पहले उन्होंने बता दिए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया था, प्रयोग करके बताया था कि भी ऐसा ऐसा होता है, देख लो, दिखाया था उन्होंने प्रायोगिक तौर पे। ठीक है ना। फिर एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, भाई जैसे सोना है एक तत्व है, ठीक है ना, उसके जो परमाणु होंगे वो सारे क्या होंगे, एक जैसे होंगे, उनका भार एक जैसा, सबका समान होगा, उनका आकार एक जैसा होगा सबका, उनके रासायनिक गुण है वो सारे एक जैसे होंगे, उनका जो भी व्यवहार है, जो भी उनके गुण है, वो सब क्या होंगे, समान होंगे। और तीसरी बात उन्होंने कही कि जो भिन्न भिन्न तत्व होते हैं, जैसे सोना ले लिया और चांदी ले लिया,
उन दोनों के जो परमाणु है उनका भार भी अलग होगा, उन दोनों का आकार भी अलग होगा, उनके रासायनिक गुण भी अलग होंगे। ठीक है, ये था थॉमसन का डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। फिर डाल्टन के बाद में आए थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। थॉमसन ने 1898 में सर जे थॉमसन ने बताया कि जो परमाणु होता है वो 10 की घात -10 मीटर आकार का एक धनावेशित गोला होता है। उन्होंने कहा कि भी जो परमाणु है उसको भी विभाजित किया जा सकता है, और परमाणु का आकार कितना होता है कि 10 की घात -10 मीटर आकार का एक क्या होता है धन आवेशित गोला होता है, जिसमें समान मात्रा में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। और जे थॉमसन ने ही क्या किया था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। ठीक है, कोई पूछे कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो जे थॉमसन ने करी थी, है ना। उन्होंने 1898 में बताया कि जो परमाणु है उसको विभाजित किया जा सकता है और भी, तो उसका जो 10 की घात -10 मीटर आकार का एक धनावेशित गोला होता है, जिसमें समान मात्रा में क्या होते हैं ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, जैसे पुडिंग में प्लग तथा तरबूज में बीज। अब इसको कैसे समझाया जा सकता है कि कैसे होता है, कि उन्होंने कहा कि भाई एक तरबूज है, उसका जो लाल जो हिस्सा है वो तो क्या है धनावेशित है, पॉजिटिव चार्ज से है, ठीक है ना, और उसके अंदर जो बीज उपस्थित है वो क्या है ऋणावेशित है। पुडिंग में प्लग क्या होता है, एक केक टाइप का कुछ आता है, उसके अंदर चेरी सी लगी हुई होती है, तो वो जो केक है वो क्या होता है धनावेशित, और उसके अंदर जो चेरी वगैरह ये सब लगी हुई होती है उसे हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन कहा, ठीक है ना, उसको हम पुडिंग में प्लग कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसे हम प्लग पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में रदरफोर्ड, इनके भी जो मॉडल दिया था उनमें भी कुछ कमियां थी, कुछ चीज़ों को वो नहीं समझा सके कि भाई ऐसा होता है। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 में एक सोने की पतली झिल्ली पर अल्फा कणों की बमबारी का निम्न प्रयोग किया। यानी उन्होंने एक पतली झिल्ली ली सोने की और उसके ऊपर क्या किया अल्फा कणों की बौछार करी। तो क्या क्या सामग्री क्या ली उन्होंने, एक तो स्वर्ण की पतली पन्नी ली, सोने की पतली पन्नी जो ये रही इस मॉडल में, जो ये चार ये है, ये क्या है सोने की पतली पन्नी है, जो कितनी मोटी है 10 की घात -7 मीटर या फिर 100 नैनोमीटर मोटी है। ठीक है, दूसरी चीज वृत्ताकार पर्दा लिया उन्होंने, जो ये चारों तरफ इस डायग्राम में अपन देख रहे हैं, जो ये चारों तरफ वृत्ताकार पर्दा है ये लिया, और इसके ऊपर उन्होंने क्या किया जिंक सल्फेट का लेप किया। किसका किया, जिंक सल्फेट का सल्फाइड का लेप किया। ठीक है, तीसरी चीज उन्होंने की ली अल्फा कण, हीलियम के नाभिक। अल्फा कण क्या थे, हीलियम के नाभिक लिए। और देखो अब उन्होंने क्या किया कि इसको इस तरीके से, जो इसमें आपको दिखाई दे रही है जो पर्दा है चारों तरफ गोलाकार, इसको इस टाइप से दर्शाया और बीच में सोने की परत रख दी उसके अंदर, और एक छोटा सा इसे उन्होंने खुला रखा और बाहर से एक गन ली। उस गन से हीलियम के जो अल्फा कण है उनकी बौछार इस सोने की परत पे करी। तो जो अल्फा कण है वो इससे पार होके सीधे ही चले गए। कुछ कण है वो कुछ कोण से विक्षेपित हो गए, और एक ऐसा अल्फा कण था जो वापस उसी दिशा में लौट आया। ठीक है, तो प्रेक्षण देखते हैं कि उन्होंने क्या देखा, प्रयोग किया उन्होंने। प्रयोग करने के बाद में हम क्या देखते हैं कि भाई क्या देखा हमने उस प्रयोग में, क्या हुआ वो प्रयोग करने से, वो देखते हैं अपन। तो रदरफोर्ड ने क्या देखा कि अधिकांश जो अल्फा कण है वो सोने की झिल्ली से क्या हो गए सीधे ही निकल गए। ठीक है, फिर बहुत कम अल्फा कण थे जो कुछ अंश कोण से विचलित हुए, और 20,000 में से एक अल्फा कण है वो 180 डिग्री के कोण से विक्षेपित हो गया, मतलब उसी दिशा में वापस लौट आया। ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो अधिकांश अल्फा कण है वो सोने की झिल्ली को पार करके सीधे चले गए, और कुछ अल्फा कण है वो कुछ अंश कोण से क्या हो गए, कुछ अंश कोण से विचलित हुए। और जो 20,000 कण है अल्फा कण है उनमें से एक कण है, एक कण क्या हो गया 180 डिग्री के कोण से क्या हो गए विक्षेपित होगा। ठीक है, तो उनके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, भाई ये तीन चीजें उन्होंने देखी, तो ये तीन चीज देखने के बाद में उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला,
तो पहला निष्कर्ष उन्होंने निकाला कि परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान है उसके मध्य नाभिक में केंद्रित होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो आपका नाभिक है उसके अंदर क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव को आकर्षित करता है। तो उन्होंने क्या कहा कि जब अल्फा कणों की उन्होंने बमबारी करवाई थी, बौछार करवाई थी, तो एक कण है वो वापस लौट आया। क्यों लौट आया? क्योंकि जो वो एक अल्फा कण है वो नाभिक के जस्ट सामने जाके टकराया और वहां पर क्या था, पॉजिटिव चार्ज, और जो अल्फा कण है वो नेगेटिव चार्ज थे, तो वो वापस उसी दिशा में प्रतिकर्षित हो गया। तो परमाणु का जो संपूर्ण धनावेश तथा द्रव्यमान है वो उसके मध्य नाभिक में केंद्रित होता है। कोई परमाणु का गोला है और बीच के अंदर नाभिक है, तो उसी के अंदर क्या होता है, वो उपस्थित होता है। और यहाँ पर क्या हुई, नाभिक की खोज हुई। तो रदरफोर्ड ने क्या करी, नाभिक की खोज करी। ठीक है। दूसरा उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला कि जो परमाणु का अधिकांश भाग है वो क्या होता है, रिक्त होता है। वही जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ थे, बीच में थे, नाभिक में, और जो परमाणु उसका अधिकांश भाग क्या था, रिक्त था, जिससे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षों में चारों ओर घूमते हैं। और जो रिक्त भाग है उसके अंदर क्या होते हैं, एक निश्चित वृत्ताकार पथ पर वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तीसरा उन्होंने क्या कहा कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। विद्युत उदासीन क्यों होता है? क्योंकि परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, यानी जितने नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। जब दोनों समान होते हैं तो कोई भी चीज होती है वो क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है, विद्युत उदासीन हो जाती है। अतः परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक में उतने ही प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है। तो ये उन्होंने, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रस्तुत किया। अब उनके मॉडल में भी कुछ कमियां थी। फिर आए नील्स बोर, उन्होंने भी कुछ मॉडल दिए, कुछ प्रेक्षण दिए और निष्कर्ष निकाले। वो निष्कर्ष क्या निकाले वो हम देखते हैं। ठीक है। सन 1913 में नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार, उस मॉडल के अनुसार क्या पाया उन्होंने कि परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। कोई भी परमाणु होता है उसके नाभिक में क्या होता है, केंद्र में क्या होता है, नाभिक होता है, जिससे धनावेशित कण प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। जिसमें क्या होते हैं, जैसे ये एक परमाणु है, ठीक है, ये बीच में केंद्र में क्या है, नाभिक है, और नाभिक के अंदर क्या है, धनावेशित कण है, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या एवं ऊर्जा स्तर वाले पथ में गति करते हैं। इन पथों को कक्षा कह सकते हैं, कोष कहते हैं, या फिर ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ठीक है ना। जैसे देखो ये दे रखी है निश्चित वृत्ताकार, ये नाभिक है आपका, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ये एक निश्चित पथ पे ही गति करेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं या फिर ऊर्जा स्तर बोलते हैं। ठीक है। फिर देखो ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर संकेंद्रीय रूप से व्यवस्थित होती है, एक निश्चित पथ पे व्यवस्थित होती है ये कक्षाएं, जो आप इस डायग्राम में देख रहे हो। ठीक है ना। इन्हें n से दर्शाते हैं, यानी हर कक्षा को हम n से दिखाएंगे। पहली अगर कक्षा है तो उसको n बराबर 1 लिखेंगे, दूसरी कक्षा है तो उसको n बराबर 2 लिखेंगे, तीसरी कक्षा है तो उसको n बराबर 3 लिखेंगे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि भी इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है, कि भी mvr बराबर h/2π होता है। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वो है कोणीय संवेग कितना होता है, mvr बराबर h/2π। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v इलेक्ट्रॉन का वेग है, r इस कक्षा की त्रिज्या है, कक्षा की त्रिज्या है। अब त्रिज्या आपको पता है, मैं गणित में आपने पढ़ा है कि त्रिज्या क्या होती है। ठीक है। तो वो त्रिज्या है बराबर h है प्लांक स्थिरांक, h है प्लांक स्थिरांक डिवाइड बाई 2π। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके उत्तेजित होकर उच्च कक्षा में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा का अवशोषण करता है, यानी ऊर्जा ग्रहण करता है, और ग्रहण करके उत्तेजित होता है उच्च कक्षा में। जैसे फर्स्ट n बराबर 1 कक्षा में है तो वो n बराबर 2 कक्षा में चला जाएगा। इसके विपरीत इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ऊर्जा त्यागता है तो वो क्या करता है, निम्न कक्षा में आ जाता है। और इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा के अवशोषण तथा उत्सर्जन से क्या होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम का निर्माण होता है। तो जो आपका बोर है वो इस स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया कि भाई रेखीय स्पेक्ट्रम क्या है।
ठीक है। एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कोई परिवर्तित नहीं होता है। भाई इलेक्ट्रॉन है वो अगर नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में अगर गति कर रहा है तो उसकी ऊर्जा में ना तो अवशोषण होगा और ना ही उत्सर्जन होगा, उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तित नहीं होगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में जाता है तो वो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और अगर वो नीचे वाली कक्षा में आता है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि बोर मॉडल की कमियां क्या है, क्योंकि हर जो प्रयोग करता है उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती है। ठीक है। तो बोर मॉडल की प्रयोग में वो कमियां क्या थी, उन्होंने अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु प्रतिरोध को इस मॉडल द्वारा नहीं समझाया जा सकता। यानी बोर मॉडल के अनुसार अगर कोई परमाणु अधिक इलेक्ट्रॉन वाला है, किसी परमाणु के अंदर 20 इलेक्ट्रॉन है, 30 इलेक्ट्रॉन है, 50 इलेक्ट्रॉन है, तो वो उसको नहीं समझा सकता। इन्होंने सिर्फ हीलियम को समझाया था। ठीक है, जो 2 नंबर पे आता है, जिसके 2 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है ना। यह परमाणु द्वारा रासायनिक बंध बनाकर अणु बनाने की प्रक्रिया को नहीं समझा सका। यानी कोई परमाणु है वो रासायनिक बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़ते हैं और जुड़कर किसी तत्व का या फिर किसी पदार्थ का निर्माण करने की प्रक्रिया को नहीं समझा सका। परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम एक से अधिक लाइनों में बटा होता है। मैंने बोला था ना कि एक रेखीय स्पेक्ट्रम उत्पन्न होता है, तो उस परमाणु का जो रेखीय स्पेक्ट्रम वो एक से अधिक लाइनों में बटा होता है, जिसका कारण बोर मॉडल स्पष्ट नहीं कर सका। ओके, तो ये आपकी सारी जो हो गई परमाणु के बारे में कि किस किस ने क्या प्रयोग किए, किसने क्या नहीं किए। ठीक है, तो उसके बाद में हम पढ़ेंगे वर्गीकरण। भाई तत्वों का वर्गीकरण, उनकी आवश्यकता क्यों हुई, मेंडलीव की आवर्त सारणी, तो ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब लास्ट में हम आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो उसके आंसर आपको देने हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, और प्रोटॉन की खोज किसने करी थी, और नाभिक की खोज किसने करी थी। इन चारों की खोज किसने करी थी, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, प्रोटॉन की खोज किसने करी, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी, और नाभिक की खोज किसने करी। तो ये सब आप मेरे को बताओगे। डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो आप। ठीक है। ओके, थैंक यू।